बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी दी। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छूट गए स्टूडेंट को मिलेगा बड़ा मौका। जाने क्या है पूरा मामला। अयोध्या के बाद अब बिहार में भी राम के भव्य मंदिर का चल रहा निर्माण। मुस्लिम समाज का मिल रहा भरपूर सहयोग। कहां का है मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बीजेपी पर भड़की जेडीयू, कहा नीतीश कुमार के सामने झुकती रही भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव के निर्देश पर एक्टिव हुई राजद। हर जिले में होगा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन। नीतीश कुमार को लेकर के होने वाली बैठक टली। इंडिया के संयोजक पद पर होना था फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह से की मुलाकात। पूर्व अध्यक्ष के आवास पर जाकर के इन मुद्दों पर की गंभीर चर्चा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे नीतीश और लालू, अब तक नहीं आया कोई भी जवाब। जीभ काटने वाले पोस्टर पर फतेह बहादुर सिंह की दो टूक। गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं हूं। बीपीएससी पास शिक्षक दूल्हे के बड़े भाव। दहेज का रेट लिस्ट हुआ हाई। यादव टीचर की 35 लाख डिमांड। यहां देखें सभी जातियों का रेट लिस्ट। क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले, डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं, आज की कीमतों पर जान ले क्या है अपडेट। सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो हो जाए सावधान, जानलेवा हो सकती है ये गलती। जितन राम मांझी ने के पाठक से कर दी बड़ी मांग। कहा कर दे तो ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चे ढो रहे हैं लकड़ी। एमडीएम बनाने के लिए लाए गए थे जलावन। अब वीडियो हो रहा है वायरल। बोध गया में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। अधिकारियों के साथ महाबोधि मंदिर का किया निरीक्षण। बिहार की इन 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का दावा। लालू नीतीश कितना और क्या देंगे। बिहार के मंत्री बोले नीतीश कुमार संयोजक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। अगर आप भी कर रहे हैं कंबल पर फोन रखकर चार्ज तो संभल जाइए, कभी भी बम की तरह हो जाएगा ब्लास्ट। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले पूजित अक्षत और फिर मंदिर चित्र भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विश्व हिंदू परिषद ने समय मांगा है। वहीं राम मंदिर कार्यक्रम के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के अस्थायी सदस्य कामेश्वर चौपाल ने नीतीश लालू को आमंत्रण देने के लिए पत्र लिखा और फिर आमंत्रण देने के लिए मिलने का समय मांगा है, लेकिन अब तक मिलने का समय नहीं मिला है। आपको बता दूं कि कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसीलिए आमंत्रण जरूर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राम मंदिर आमंत्रण को लेकर के बड़ा बयान दिया है, जिससे उनके रुख का पता लगता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे घर में मंदिर बना हुआ है और जहाँ पूजा करते हैं। हाल ही में पूरे परिवार ने बालाजी का दर्शन करके लौटा हूं, जहाँ घर पर पूजा करता हूं और फिर भगवान में विश्वास रखता हूं। दोस्तों जीभ काटने वाले पोस्टर पर फतेह बहादुर सिंह का दो टूक। उन्होंने कहा कि गीदड़ भभकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको बता दूं कि आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मचा है। इस विवाद के बीच राजधानी पटना में फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने को लेकर के पोस्टर लगाया गया है। जब वहीं इस पर आरजेडी एमएलए ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूँ। इन लोगों को जो करना है करें,
फतेह बहादुर सिंह बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करते रहेगा। जय शिक्षा के क्षेत्र में बहुजन समाज के लोग और फिर महिलाओं के लिए काम करता रहूंगा। इतिहास गवाह है कि अच्छा करने वालों को मनुवादियों द्वारा रोकने का काम किया जाता है। जब फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि बहुजन और महिलाओं के हाथ में कलम देने की बात पर जो लोग मेरी जीभ काटने के लिए 10 लाख रुपए देने का पोस्टर लगाए हैं, तो फिर मनुवादी विचारधारा वाले लोग सुन लें और फिर समाजवादी लोग समझ लें। शिक्षा विरुद्ध अंधविश्वास के मुद्दे पर हमें शिक्षा की तरफ जाना है या फिर अंधविश्वास की ओर जाना है। नफरत फैलाने वाले लोग, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, देश बांटने वाले लोग और पाखंड फैलाने वाले लोग शिक्षा की बात करने के वाले फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने की बात करते हैं। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में बीजेपी एमएलए फ्लैट के पास एक पोस्टर लगा है और फिर इसके जरिए कहा गया है कि फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट करके लाएगा तो उसे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं इससे पहले फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जहां इसको लेकर के बिहार में राजनीति भी खूब हुई थी। दोस्तों, चुनावी मौसम में अधिकारियों के तबादले का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जब इसी क्रम में बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। जब बिहार में विभिन्न बैच के 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बिहार में हुए तबादलों के तहत राजधानी पटना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसी क्रम में आईपीएस गरिमा मलिक पटना आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, पटना की नई आईजी के बारे में ज़्यादातर लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि गरिमा मलिक बिहार कैडर की 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे पटना की 55वीं एसएसपी की जिम्मेदारी निभा चुकी है। जब वे पटना की दूसरी महिला एसएसपी भी थी। गरिमा साल 2015 में पटना की ग्रामीण एसपी की भी जिम्मेदारी निभा चुकी है। पटना ग्रामीण से उनका ट्रांसफर बतौर एसएसपी पटना हुआ था। जब पटना एसएसपी की जिम्मेदारी निभाने से पहले उन्होंने गया और फिर दरभंगा में बतौर एसएसपी जिम्मेदारी भी निभाई है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी पास नए शिक्षक की बहाली के बाद बिहार में दहेज का रेट लिस्ट बढ़ गया है। जहां बहाल हुए शिक्षकों की डिमांड अधिक बढ़ गई है, लिहाजा दूल्हे के तौर पर फौजियों से अधिक उन्हें तरजीह दी जा रही है। जब लड़कियों की शादियों के लिए दौड़ रहे माँ बाप अब शिक्षक दुल्हा तलाश रहे हैं। इसका खासा असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। बिहार में जाति व्यवस्था बहुत अधिक मजबूत है, लिहाजा कास्ट के हिसाब से रेट लिस्ट तय हो गया है। लोगों की माने तो नए शिक्षकों के घरे में अगवा की अब लाइन लगी रह रही है, जहाँ लाखों में लोग खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिसके घर में रहने का अच्छा ठिकाना नहीं है वो भी 10 लाख रुपए से ऊपर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सोने चांदी की गहने की अधिक डिमांड रहती है। जहां सामान वगैरह की बात ही छोड़ दीजिए, यानी कि कह सकते हैं कि इस वक्त नए शिक्षकों के दोनों हाथों में लड्डू है। जब नकदी के अलावा सोने की चैन और फिर 4 व्हीलर की मांग आम बात है। जब उन्होंने कहा है कि छोटी जातियों में स्थिति कुछ बेहतर है, जब वहाँ डिमांड कम होती है। उन्होंने कहा है कि छोटी जातियों के लोग भी अब चालाक हो गए हैं, जब शादी में विभिन्न तरह के खर्चे बढ़ गए हैं। जब बिहार में बीपीएससी शिक्षक की रेट लिस्ट काफ़ी चौंकाने वाला है। बिहार में यादव दूल्हे की डिमांड सबसे अधिक है। परिवार के तरफ से सबसे अधिक दहेज की डिमांड हो रही है। कहा जा रहा है कि 35 लाख रुपये तक की डिमांड की जा रही है, या 35 लाख रुपये तक। दोस्तों, पिछले 1 साल में हृदय रोग और फिर हार्ट अटैक के मामलों ने भारतीयों को खौफ से भर दिया है। जब भारत में 12 साल से बच्चों से लेकर के 45 साल की उम्र के लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है। जब भारत ही नहीं बल्कि कोरोना के बाद एकाएक बड़ी दिल की बीमारियों ने पूरी दुनिया को चिंता से भर दिया है। हार्ट डिसीज वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर के उभरी है, जबकि कुछ दशकों पहले तक हार्ट की बीमारियों को उम्र दराज लोगों की बीमारी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन हालिया मामलों ने हर किसी को हैरान कर दिया है कि कम आयु के लोग भी इसका शिकार बन गए हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक में हार्ट की समस्या के केस सामने आ रहे हैं। या डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 महामारी ने लोगों की जीवन शैली को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। या लोगों के बीच फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, तनाव और फिर अवसाद में बढ़ोतरी और फिर खराब खान पान की आदतें भी बढ़ी है। जैसे साल 2013 के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ सालों में विशेष तौर पर कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले अधिक दर्ज किए गए हैं। पिछले 3 सालों से दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि संभवतः भारत में कोविड-19 महामारी के अस्थायी प्रभाव से भी जुड़ी हुई है। जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले 2022 में दिल के दौरे के मामले में 12.5% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। जहां आज 5 जनवरी
2024 के लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले दिनों ये खबर थी कि नए साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल की कीमतों में कटौती पर तेल विपणन कंपनियों से कोई भी चर्चा नहीं हुई है। जब पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के बावजूद भी तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन की आपूर्ति स्थिर रखी है, यानी कि तेल की कीमतों में बदलाव के कोई भी आसार नहीं है। कच्चे तेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। IOCL के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 1 लीटर 89 रुपये 62 पैसे है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ईंधन की कीमतों पर अपने हिसाब से वेट लगाती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। आप एक SMS के जरिए रोज अपने शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल यानी कि IOCL के ग्राहकों को RSP कोड लिख करके 922499222249 पर नंबर पर भेजना होगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी का शानदार मौका रेलवे पुलिस फोर्स में आया है, जहां RPF ने कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर की बम्पर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत 2250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें कांस्टेबल के 2000 एवं सब इंस्पेक्टर के 250 पद शामिल है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी जल्द घोषित की जाएगी। फिलहाल RPF के में कांस्टेबल एवं SI पदों पर भर्ती 3 चरणों में होगी, जिसके तहत पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें पास होने के लिए कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब वहीं SC ST वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 20% निर्धारित है। जब परीक्षा में SI भर्ती के लिए ग्रेजुएशन स्तर के एवं कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं स्तर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो RPF SI भर्ती के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जैसे साथ ही साथ उनकी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए। वहीं कांस्टेबल पद के लिए आवेदन के लिए कैंडिडेट का 10वीं पास होना आवश्यक है। वहीं उम्र सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी रोज गर्म पानी से नहाते हैं इस सर्दी के मौसम में तो आप संभल जाइए। जहाँ सर्दी के मौसम में गर्म पानी से रोज नहाना आपके लिए नुकसानदायक है। जहाँ रोज नहीं बल्कि आप कभी कभी भी नहाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जहाँ गर्म पानी आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप इस ठंड के मौसम में पानी को गर्म करके नहाते हैं तो हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। आपको बता दें कि गर्म पानी और ठंड पानी में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जब ठंडे पानी से नहाना और गर्म पानी से नहाना अंतर इसलिए होता है क्योंकि ठंडी पानी से नहाने से आपके शरीर पूरी तरीके से वातावरण में घुल जाता है, वहीं पर गर्म पानी में नहाने से आपके शरीर पूरी तरीके से उबला हुआ जैसे मान लीजिए वही हो जाता है। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सर्दी का मौसम अपने चरम पर है। कुछ लोग इस सर्दी को हार कपा देने वाली सर्दी भी कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में चलने वाली हवा शरीर के अंदर तक असर करती है। या सर्दी के इस प्रकोप से बचने के लिए लोग इनर, स्वेटर, जैकेट, ऊनी कपड़ा आदि क्या क्या यूज़ करते हैं या क्या क्या पहनते हैं। इन सब के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर्दी के मौसम में भी रोज़ाना नहाते हैं, लेकिन इसके लिए वे गर्म पानी का यूज़ करते हैं। वैसे तो मांसपेशियों को नरम करने के लिए गर्म पानी की सिफाई बेहतर होती है, लेकिन रोजाना अत्यधिक गर्म पानी से नहाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो फिर आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। जैसे साथ ही गर्म पानी से स्किन पर रेशे भी हो सकते हैं, जिसमें खुजली और फिर दूसरी दिक्कत भी हो सकती है जो सालों साल आपको परेशान कर सकती है। गर्म पानी से नहाने से आपके बालों को भी नुकसान हो सकता है। दरअसल गर्म पानी से नहाने पर बालों की नमी कम हो जाती है और इससे बाल ड्राई और फिर रफ होने लगते हैं। लगातार गर्म पानी के इस्तेमाल से स्कैल्प में भी ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिस वजह से ड्रेंडअप और फिर हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। दरअसल पानी नाखूनों को मुलायम बना देते हैं, जिसकी वजह से यूं टूटने लगते हैं, यानी कि नाखून आपके टूटने लगते हैं। गर्म पानी नाखूनों का नेचुरल ऑयल भी निकाल देते हैं, जिससे नाखूनों में रुखापन और फिर कमजोरी आ जाती है, जिससे नाखून बनाने पर तिरकने लगते हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम में ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तब बिना ज़रूरत के गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सबसे बेटर पानी से नहाना, आप तुरंत ज़मीन से जो पानी निकालते हैं ट्यूबवेल के द्वारा या फिर मोटर के द्वारा, तो उस पानी से नहाइए। उस पानी से आपको फ़ायदा भी होगा और कोई नुकसान भी नहीं है।
दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अक्सर सवाल उठ रहे हैं कि कभी स्कूलों में योग्य शिक्षक की कमी बताई गई है तो कभी बेहतर पढ़ाई नहीं होना कारण बताया गया है। हालांकि इन दिनों बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी हद तक काम हो रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है और साथ ही लापरवाही पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इन सबके पीछे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चर्चा में है। जब से उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है तब से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। यही वजह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुधार के क्षेत्र में ही के पाठक से एक बड़ी मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा की दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, पर यदि वे एक काम और कर दे तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। जब मुख्य सचिव का बच्चा हो या फिर चपरासी, विधायक का बच्चा हो या फिर मंत्री का, सरकार से वेतन उठाने वाले के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें। जी हाँ, ये कहना है जीतन राम मांझी का। आपको बता दूं कि अक्सर ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो फिर वहाँ अफसर और फिर विधायक या फिर मंत्रियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। या कई बार इस तरह के बयान पहले से भी सामने आ चुके हैं कि चाहे विधायक हो या फिर मंत्री या फिर सरकारी कर्मी, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जहाँ अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने इस तरीके का बयान देकर के मुद्दा छेड़ दिया है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी के इस बयान से आप सहमत रखते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप बताइए कि जीतन राम मांझी के इस मांग का आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। क्या सच में बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकारी मंत्री और अफसर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। जब पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और फिर तेजी से एक्टिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में अब कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हाँ, बिहार में भी कोरोना के 3 नए मरीज मिल जाने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मंत्रालय ने कोरोना को लेकर के ज्वाइंट एडवाइजरी जारी की है, जो बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार पहले से बीमार और बुजुर्गों को भीड़ भाड़ और फिर खराब हवा वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में ड्यूटीरत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और फिर अन्य कार्यों के साथ साथ मरीज और फिर उनके परिवार वालों का मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सांस की बीमारियों से पीड़ित होने पर सावधानी बरतने की ज़रूरत के साथ मिलने जुलने की को सीमित करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, एक तरफ जहां शिक्षा महकमे में अपर सचिव के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने का अभियान छेड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन व्यवस्थाओं को तार करने के एक से एक बढ़कर के मामले सामने आ रहे हैं। यह ताज़ा मामला बिहार के औरंगाबाद का है। मामला औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के कंकेर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय 12 तेतरिया का है, जहाँ इस तरीके के प्रावधानों के बावजूद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो झकझोर देने वाली है और फिर सबको हैरान करने वाली है। सरकारी स्कूल में बच्चे ढो रहे एमडीएम के लिए लकड़ी, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्कूल में बच्चे लकड़ी की धुलाई कर रहे हैं। शायद ये लकड़ी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए लाई गई हो, जिसे स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चों को ढुलाया जा रहा है। बच्चों के इसी कार्य का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है, कहां का है और किस स्कूल का है, हम इसकी तो पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन निसंदेह किसी भी स्कूल में बच्चों से इस तरीके का काम कराया जाना बेहद शर्मनाक और फिर निंदनीय है। यह कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो नबीनगर प्रखंड के कंकेर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय 12 तेतरिया का है। वायरल वीडियो में नन्हे बच्चे स्कूल में एक एक करके लकड़ियां ढोने में लगे हैं। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर के शिक्षा महकमे द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने आरजेडी के साथ साथ बिहार बीजेपी के परिवारवाद की पोल खोलते हुए कहा कि बिहार में 13 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन विधायक और सांसद यहां सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बनते हैं। आम आदमी और फिर सामान्य घरों के बच्चे नेतागिरी में सफल नहीं होते, क्योंकि उन्हें टिकट लेने में पसीना छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों में विधायक और फिर मंत्री रहे शकुनी चौधरी के बेटे को ही बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुछ परिवारों का बिहार की राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा और फिर सांसद का लड़का ही सांसद और मंत्री बनेगा। सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जब उन्होंने कहा कि अगर आपके बाबूजी विधायक या फिर सांसद नहीं हैं, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो फिर आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा कि
तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ लालू यादव के परिवार का राजनीति में दबदबा है, लेकिन ऐसा सिर्फ लालू प्रसाद यादव के परिवार में नहीं है। हर विधानसभा, हर प्रखंड में कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो ऐसी राजनीति करता है और सामान्य लोगों को पद से दूर रखता है। दोस्तों, बिहार में बीते एक सप्ताह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में बिहार के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का यह आदेश फिलहाल कोसी प्रमंडल के 3 जिलों के लिए जारी किया गया है, जहाँ बाकी जिलों में पहले की तरह ही स्कूल चलते रहेंगे। यह दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा सभी प्रमंडल आयुक्त को यह निर्देश दिया गया था कि शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जिसके बाद कोसी प्रमंडलीय आयुक्त ने 3 जिलों सहरसा, मधेपुरा और फिर सुपौल के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक 10 बजे से 3:30 बजे तक, उसके बाद कक्षा 9 से 12 के लिए 9:30 बजे से 4 बजे तक, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए संचालित मिशन दक्ष एवं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्षा भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त अवधि में ही संपन्न करा लिया जाए, जहां ये आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा। उधर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव सिर्फ छात्रों के लिए किया गया है, जहां शिक्षकों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व की तरह सभी शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। जहां ऐसा लग रहा है कि जनवरी में ही सीट शेयरिंग को लेकर के अब सब कुछ तय हो जाएगा। जहां कांग्रेस के विश्वास सूत्रों के मुताबिक पूरे देश में कांग्रेस लगभग 320 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जब सीट की बात हो तो फिर बिहार महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ महागठबंधन में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ वाम दल को कितनी सीटें मिलेगी। महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता है तो फिर किसे नुकसान या फिर फायदा हो सकता है, आंकड़ों से पूरे गणित को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस जिन 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करेगी, उनमें बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और फिर जम्मू कश्मीर शामिल है। जय सूत्रों के अनुसार बिहार की 40 सीटों में कांग्रेस 4 पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि 2 सीट वाम दल को दिया जाएगा। जब बाकी बची 34 सीटों में 17 आरजेडी और फिर 17 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थी, जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल थे। 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीट जीत गई थी। 2014 की तुलना में नीतीश कुमार को 2019 में 14 सीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, साथ ही 6.1% वोट वृद्धि हुई थी। 2019 में जेडीयू को 21.81% वोट प्राप्त हुआ था, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में काफ़ी कम वोट प्रतिशत की गिरावट हुई थी, जहां आरजेडी को 15.36% वोट प्राप्त हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आरजेडी के जो कोर वोट है उनमें गिरावट नहीं हुई थी। जहाँ अगर वह बरकरार रहा तो 2024 में महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख सकती है। आंकड़े की बात करें तो बीजेपी को 2014 की अपेक्षा, यानी कि बीजेपी को 2014 की तुलना में 2019 में वोट प्रतिशत में काफ़ी नुकसान हुआ था। यह बीजेपी को 2019 में 23.58% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि 2014 में 5.83% वोट का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। हालांकि 2014 में बीजेपी 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 सीट जीत करके आई थी। 2019 में जेडीयू के साथ होने के कारण 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, जहां लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर के कोई भी आम सहमति नहीं बन सकी है। जब विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और फिर शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले इन्हीं 3 राज्यों से लोकसभा की 168 सीटें आती हैं। जहाँ इंडिया ब्लॉक इन राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं कर सका है। जहाँ अगर बिहार की बात करें तो फिर इस राज्य में अभी राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। जहाँ संक्रांति के बाद काफ़ी कुछ राजनीतिक हलचल होने की संभावना है, जहाँ सभी पार्टियां एक दूसरे को परखने और फिर चाल समझने में लगे हैं। इन सबके बीच शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। इनके बीच हुई बातचीत से लगता है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने का दारोमदार इन्हीं दोनों नेताओं पर है। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने फोन पर नीतीश कुमार से कहा है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा,
अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई रैली नहीं हुई है, कोई संयोजक नहीं बना, सीट शेयरिंग की कोई भी बातचीत नहीं आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने इसके जवाब में कहा कि हाँ ऐसा तो है, और 22 जनवरी को अयोध्या में राम के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि देश में आम चुनाव की घोषणा हो जाए। तो फिर ऐसे में अब हमारे पास समय बचा कहाँ है, समय ही तो नहीं है हमारे पास। उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से कहा कि हमें ही कुछ आगे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो संकेत मिलना चाहिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने की जो पहल होनी चाहिए, वह तो हो नहीं रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। इसके बाद से ही वर्चुअल मीटिंग कराने और फिर नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का संयोजक बनाने की बात होने लगी है। अगर नीतीश कुमार संयोजक बन भी जाते हैं तो फिर अब समय कहाँ है जहां वह पूरे देश में कहां घूम पाएंगे। जो वे माहौल बनाने के लिए ऐसा करना चाहते थे, लेकिन अब तक रैली भी नहीं हो सकी है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, ये दिखाने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए नहीं हो रही है। यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का इंजन है, इस इंजन के ड्राइवर राहुल गांधी है। अब ज़रूरत है वह एक्सीलेटर दबाएं, जब गियर बदलें, तब चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। जब कांग्रेस सीट बंटवारे पर आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब समय भी बहुत कम है, जब कयासबाजी लगाने के लिए वक्त नहीं बचा है। अगर 2024 में बीजेपी के सामने कोई भी चुनौती पेश करनी चाहिए तो फिर इंडिया गठबंधन को अपने फैसले में तेजी लानी होगी। दोस्तों, बिहार में अपराधियों द्वारा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब अपराधी भाई को फोन करके कहते हैं कि 5 लाख रुपए पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचा सकती हो 5 लाख रुपए तो अपनी बहन को लेकर के पहुंचाओ, अपनी बहन को लेकर के आओ। जी हाँ, ये मामला है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। सिरफिरे आशिक ने लड़की के भाई को ही उठा करके लेकर चला गया। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकर आप भी कहेंगे कि एक तरफा प्यार में ऐसा भी होता है क्या। जब मामला जिला के लरैया टांग थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का है। जब गोविंदपुर के सिरफिरे आशिक नीतीश कुमार ने पड़ोस के गांव की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के भाई का अपहरण कर लिया। जब उसने लड़की के भाई से कहा कि वे अपने परिवार वालों को कहें कि 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो उसकी बहन को पहुंचा दे। हालांकि ग्रामीणों के प्रयास से सिरफिरे आशिक के चंगुल से अपहृत को देर रात ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। जब ग्रामीणों ने अपहरण करने वाले युवक और फिर उसके दोस्त को पकड़ लिया है। जब पोल में बांध करके जम करके पिटाई भी कर दी है, जिसका वीडियो भी बनाया गया है। जब इसके पास से एक कट्टा भी मिला है। जब पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने हथियार समेत स्थानीय थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि सिरफिरे आशिक के कारण छात्रा का भाई अपनी बहन को धनबाद छोड़कर के गांव लौट रहा था। जब इसी दौरान मधुसूदन स्टेशन से उसको हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया। मंगलवार की रात घटना की सूचना अपहृत के परिवार सहित स्थानीय ग्रामीणों को ने लखीसराय जिले के कजरा थाना के अंतर्गत लखना गांव से अपहृत को अपहरण करने वाले को चंगुल से मुक्त कराया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जीआरपी थाना में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों, बिहार में बैंक शाखाओं के निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ रुपए जमा हैं। इन रुपयों को लेने के लिए किसी खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जा रहा है, जो इनका पिछले 10 सालों से उपयोग भी नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों और फिर बैंकों में जमा लावारिस राशि को वर्गीकृत एवं व्यवस्थित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार देश भर के बैंकों में 42,270 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों में जमा पड़ी लावारिस राशि सही दावेदारी तक पहुंचे, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। जब केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंकों को उनके यहाँ किसी भी जमा खाते में 10 साल या फिर उससे अधिक समय से पड़ी राशि को रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और फिर जागरूकता कोष में ट्रांसफर करना आवश्यक है। जब बैंकों को सालाना उन खातों की समीक्षा करनी होगी जहां 1 साल या फिर उससे ज़्यादा समय से ग्राहक ने कोई भी जमा निकासी नहीं की है। जब बैंकों को खाता धारकों यानी कि ग्राहकों को इस बारे में लिखित तौर पर सूचना देनी होगी। ग्राहक अगर निष्क्रिय खाते का कारण बताते हुए जवाब दाखिल करते हैं तो फिर बैंकों को 1 और साल के लिए खाता को चालू श्रेणी में रखना होगा, यानी कि अगले 1 साल तक वो खाते को निष्क्रिय नहीं करा सकेंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी दी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छूटे गए स्टूडेंट को बड़ा मौका दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित रह गए छात्रों को लेकर के बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार बोर्ड में अधिसूचना जारी की है कि वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित वैसे पंजीकृत छात्र जो
स्कूल और फिर कॉलेज द्वारा आयोजित सेंटर परीक्षा में उतरे हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन नहीं भरा जा सका, जिसके कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। वैसे छात्रों को छात्र हित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर दिया जाएगा। जब वही समिति के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2024 तक तथा उनका रिजल्ट में अथवा डेढ़ जून तक जारी कर दिया जाएगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट आगे की पढ़ाई ग्रहण करने के लिए इस समय अपना एडमिशन ले सके। उधर बड़ा दिन और फिर नए साल की छुट्टी के बाद शहर के अधिकांश प्राइवेट स्कूल आज से खुल जाएंगे, जहां शहर के अधिकांश स्कूलों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक की क्लास ली जाएगी। जहां स्कूल खुलने के साथ ही क्लास 12 की स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आयोजित करवाया जाएगा, तो जबकि सेंट्रल स्कूल में 10 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हर कोई इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश भर के लोगों से इस दिन अपने अपने घरों में दिए जलाने का आग्रह किया है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जम करके निशाना साधा है। जी हाँ, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं है। भगवान राम चाहते तो खुद अपना महल बनवा लेते। भगवान राम का दर्जा बीजेपी ने मोदी जी को दे दिया है, मतलब वही राम है, यही दिखाया जाएगा। हजारों लाखों करोड़ रुपए अगर अयोध्या में खर्च हो रहे हैं तो फिर उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था हो जाती, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भगवान तो यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो फिर सुखी संपन्न खुश तो तब होंगे जब लोगों को नौकरी मिलेगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। पर ये लोग यानी कि बीजेपी तो बनावटी लोग हैं। मोदी जी बनावटी और फिर मिलावटी इंसान है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आपको बता दूं कि पीटीआई के मुताबिक इससे पहले तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता है और फिर ये बहुत अच्छा होगा अगर उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया जाए, जहां हम बिहार में एक साथ आए, जिसके बाद देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणति इंडिया ब्लॉक के गठन के रूप में हुई है। इसीलिए सीट बंटवारे के बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसे सुलझा लिया जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जहां आरोप लगाया है कि अब तक भाजपा नीतीश कुमार के आगे झुकती रही है, जहां नीतीश कुमार को सबसे ऊपर भाजपा मानती रही है। भाजपा के छोटे नेताओं से लेकर के पीएम मोदी तक नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं। जहां श्रवण कुमार बुधवार को जदयू पार्टी कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को झारखंड में नीतीश कुमार की सभा है, इसके बाद यहाँ बिहार में भी सभा होगी, जब कई राज्यों में सभा होगी, जब प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ लगातार बैठक चल रही है, पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इस बीच बुधवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट तक ललन सिंह के पटना आवास पर रुके, जहां दोनों नेताओं ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। ललन सिंह के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास गए थे। 29 दिसंबर को ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। सीट बंटवारे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक दूसरे के पहल का इंतजार कर रहे हैं। आरजेडी ने भी चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। जहां राजद पूरी तरीके से झोंकने के मोड में है। इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर आरजेडी ने बिहार के प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है। जहां कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन 10 जनवरी से शुरू होगा, जहां 13 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले में बिहार सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री और दल के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जहां सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताएंगे। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सम्मेलन के दौरान जाति आधारित गणना, आरक्षण का दायरा बढ़ाने आदि मुद्दों पर विमर्श होगा। इसके अलावा बिहार सरकार में युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी देना, सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सशक्त और मजबूत किया जाएगा। इधर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि जांच एजेंसियां एनडीए की
इलाइज की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों तो होनी थी, जब इस तरह की कार्रवाई चुनाव तक चलती रहेगी। एजेंसियों की ये हरकतें न पहली बार हुई और न ही अंतिम बार। हमारे लिए उनकी कार्रवाइयाँ सामान्य हो चुकी है। इस मामले में रोज़ रोज़ सफाई देने का कोई भी मान्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने एनआरसी सीए के संबंध में पूछे गए सवाल पर जवाब में कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। पिछली बार भी हमने साफ कर दिया था, भाजपा केवल हिंदू मुसलमान करते रहना चाहते हैं। हाउस में बिल आने दीजिए, तब साफ होगा कि सरकार क्या चाहती है। जहां इस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार सहित बालाजी से आया हूं, मेरे घर में भी बड़ा मंदिर है, मैं मंदिर में पूजा पाठ करता हूं। इन लोगों जैसा दिखावटी नहीं, ये लोग तो सिर्फ बनावटी लोग हैं, दिखावटी लोग हैं। दिखाते हैं ये लोग कि मैं हिंदू हूं और मंदिर में पूजा पाठ करता हूं। ये लोग लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम हिंदू हैं, सबसे बड़ा हिंदू हैं, हम आपके हित में काम करते हैं, हम आपके हित में बोलते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक चल गई है। ये बैठक 3 जनवरी को होने वाली थी। जो सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इंडिया के संयोजक पद पर फैसला होने वाला था और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। लेकिन अब ये बैठक किसी और तारीख को होगी। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी बैठक का समय तय नहीं हुआ है। जी हाँ, वहीं इसको लेकर के अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन की बैठक टलने पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि बैठक टली नहीं है, टाली गई है। जब बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को सपना दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार को कोई भी नहीं चाहता। नीतीश कुमार का बिहार में जनाधार खत्म हो चुका है, तो उनको क्यों लोग चाहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हिंदी बेल्ट का मजबूत फेमस माने जाते हैं। जी हाँ, उनकी फेस माने जाते हैं। उनकी पहचान ओबीसी चेहरे के तौर पर भी सर्वमान्य है। गठबंधन के गणित में धुरंधर माने जाते हैं। जब पहले बीजेपी और फिर बाद में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सूत्रधार भी माना जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने का अपना पूरा भूमिका निभाया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव के ऐप के माध्यम से अब बिहार से जुड़े हुए तमाम तरह खबरों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस ऐप को तो इंस्टॉल कर ही लीजिए। जी हाँ, क्योंकि बिहार से जुड़ी हुई तमाम तरह खबरों को इस ऐप में दिया जाता है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई और बिहार से जुड़ी हुई तमाम तरह खबरों को देखिए और खुद से भी खबरों को पोस्ट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।